कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए वायरल प्रश्नों को पढ़ेंगे। 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है। तो देखिए आज हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हर प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा और हम 6 प्रश्नों को जानेंगे, यानी आज के वीडियो में हमारा 30 अंक पक्का होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा। आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम लगभग से इतिहास के आधे पेपर का नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर की औकात रखता है। देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें कि जोतदार के नाम से जाना जाता था। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में थी। क्या, जो धनी किसान थे, अमीर किसान थे, उन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। का शक्तिशाली हो जाना, यानी कि जोतदार किसानों का शक्तिशाली हो जाना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। जब 19वीं सदी आई तो उसके प्रारंभिक शुरुआत में ही जो जोतदार किसान थे तब तक वो अधिक शक्तिशाली बन गए थे, अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। देखिए निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। देखिए कैसे वो लोग इतने शक्तिशाली हो गए। देखिए नंबर एक है जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे थे, यानी उनके पास 1000 एकड़ 1500 एकड़ जमीन थी। कुछ जोतदारों के पास तो 1000 एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। जब उनके पास 1000 बीघे जमीन होगी तो उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा तो उससे अनाज निकलेगा, अनाज बेचेंगे, पैसा होता रहेगा, जिससे क्या हुआ, वो और अमीर होते गए। दूसरा है स्थानीय व्यापार एवं साहूकारों के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी वो उनसे जो चाहते थे वही करवाते थे। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहने लगे। उस जो क्षेत्र थे वहां के काश्तकार किसान जो थे उनकी ताकत से भयभीत होने लगे, डरने लगे। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा कारण है वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें कि अधियार अथवा बरगादार भी कहा जाता है। देखिए वो अपना जो खेत होता था वो बटाईदार को देते थे, यानी अधियार पर। जैसे कि किसी को अपना खेत दे दिया, वो अनाज बोएगा तो आधा अनाज खुद रखेगा और आधा अनाज जिसका खेत रहेगा उसको देगा। तो बटाईदारों से खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे। बस इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर सुन के ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किस प्रकार किया जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास का ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर की औकात रखता है, 5 नंबर की। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। देखिए ये क्या था, यहाँ पर क्या था, शुष्क क्षेत्र था, यहाँ पे जल की कमी थी। तो जब चुनाव होता था तो यहाँ पर जल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता। जैसे कि देखिए हम लोग के यहाँ पे चुनाव होता है तो बताते हैं कि मतलब मैं सड़क बनवा दूंगा कि लोग उनको वोट दें। इसी प्रकार से चुनाव के समय में वहां पर जल संपदा का विशेष रूप से ध्यान दिया था कि मतलब अगर मैं जीतूंगा तो मैं यहाँ पे जल की व्यवस्था करवाऊंगा। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड से पूरा किया जाता था। किस नदी से? तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक जलकुंड से, प्राकृतिक जलकुंड जो प्राकृत द्वारा निर्मित था।
विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। किस नहर से? हिरिया नहर से। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने? संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर का निर्माण करवाया था। तो इसको याद कर लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधों कार्यों के लिए भी किया जाता, यानी कि सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो इतना आपको लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन को भी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ याद ही हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर के। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। जापान जो था भारत पर आक्रमण करने वाला था। क्यों? क्योंकि वहां पे अंग्रेजों पर आक्रमण करता और अंग्रेज भारत में रहते तो भारत पर आक्रमण होता। तो पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता है यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो क्या होगा? जापान भारत पे आक्रमण नहीं करेगा। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर और बर्मा यानी कि जो म्यांमार अब है निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों का भी वही दुर्दशा होगा जो बर्मा और मलाया के लोगों को हुआ था। उसके बाद देखिए तीसरा कारण क्या था। देखिए, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उनके साथियों का प्रोपेगंडा बढ़ रहा था। उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ऐसा महसूस किया गया। देखिए ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाकर लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। तो ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो क्या कह रहे थे? सुभाष चंद्र बोस खुद ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, ये 6 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, जहां से आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय यानी मानव निर्मित जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। जो सुदर्शन झील था वो एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित जलाशय था। इसका ज्ञान हमें दूसरी शताब्दी में हुआ संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से। इस अभिलेख को शक शासक रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। एक स्थानीय राज्यपाल में किया गया था। कब? मौर्य काल में। आगे देखिए, लेकिन ये एक भीषण तूफान के कारण, एक बहुत ही तेज तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। जो झील था उसका सारा पानी क्या हुआ? बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन यानी तुरंत जैसे झील टूटा उसके तुरंत ही शासक तत्कालीन शासक यानी जो उस समय के शासक थे, वहां के राजा थे रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए उन्होंने अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया, यानी कि टैक्स यानी कर भी नहीं लिया, टैक्स भी नहीं लिया, जो लोग कर लेते हैं। तो इतना आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ से आपको मिलेगा पूरा 5 नंबर।
तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए या फिर याद कीजिए। उसके बाद देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 इतिहास के पेपर में। तो देखिए आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। भक्ति आंदोलन के कारण का वर्णन कीजिए। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग अपनाया। ये भी भक्ति आंदोलन का एक कारण है। उसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। और देखिए तीसरा कारण है सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकसरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। उसके बाद देखिए चौथा कारण क्या था। देखिए चौथा कारण है कि हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकसरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया और शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। इस क्वेश्चन का आपको इतना आंसर लिखना है जहां से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कीजिए। देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको विकल्प में भी पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया गया, तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। देखिए नंबर 1 है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। और तीसरा देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। उसके बाद 5वां देखिए चौथा क्या है। चौथा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इतना दोस्तों आपको इसका आंसर लिखना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आप इन सभी 6 क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। 30 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए फिजिक्स सॉरी इतिहास आपके हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय है, 2 नंबर का क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा विस्तृत उत्तरीय। तो देखिए हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएगा, जहां से आपको मिलेगा 30 नंबर। तो वही 6 क्वेश्चनों को आज वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इस 6 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।